गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लेक्चर फर्स्ट के अंदर यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट की फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो फोटोसिंथेटिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसकी डेफिनेशन को देख लिया था। उसके बाद हमने उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी देख लिया था और उसके बाद जो इम्पोर्टेंस था फोटोसिंथेसिस का उसकी भी स्टडी कर ली थी। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत दो रिएक्शन संपन्न होती है। मतलब फोटोसिंथेटिक के अंदर दो रिएक्शन संपन्न होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क। जो लाइट रिएक्शन होती है इसके अंतर्गत क्या बनाते हैं हम ATP या NADPH2 या स्वंगिकारी ऊर्जा। या इसे इंग्लिश में बोले तो एसिमिलेटरी पावर। इसका निर्माण हम लाइट रिएक्शन के अंतर्गत करते हैं। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत क्या बनाएंगे हम ATP NADPH2 या स्वंगिकारी ऊर्जा या एसिमिलेटरी पावर का निर्माण किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है लाइट रिएक्शन के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम केमिकल एनर्जी में या रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या करवाते होंगे भाई लाइट रिएक्शन के द्वारा ATP या NADPH2 का निर्माण हो जाता होगा। तो जैसे ही पादप की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है ये थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। तो सिक्के रुमा संरचना होती है ना थाइलेकोइड ये प्रेजेंट होता है। और इन थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है इन मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। और इन पिगमेंट पर जैसे ही लाइट पड़ेगी लाइट को अवशोषित कर लिया जाएगा और जो विभिन्न सारे पिगमेंट हैं वह उस लाइट को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उस लाइट को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल A होता है उसको प्रदान कर देते हैं। और इस क्लोरोफिल A पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न साइकिल्स में चलता है। जैसे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन इसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे थाइलेकोइड निकाल लिया हमने। इसमें क्या होता है ऐसी ये जो फास्फोलिपिड होता है इसकी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उन मेम्ब्रेन के बीच में विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भरे हुए रहते हैं या धसे हुए रहते हैं। और बहुत सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं यह एक समूह बनाकर किसका निर्माण कर देते हैं क्वांटा फोम का निर्माण कर देते हैं। लगभग 230 से 280 तक पिगमेंट्स उपस्थित हो सकते हैं और एक क्वांटा फोम का या फिर हम बोल सकते हैं फोटो सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। और जैसे ही लाइट आएगी तो लाइट को विभिन्न प्रकार के जो सहायक पिगमेंट है क्योंकि जो ये फोटो सिस्टम होता है इनमें जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो तो होता है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जबकि जो अन्य पिगमेंट होते हैं वो सहायक पिगमेंट होते हैं। और ये सहायक पिगमेंट इस लाइट एनर्जी को अवशोषित करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रदान कर देते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को अवशोषित करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के अंतर्गत ये ग्राउंड स्टेट है, ये कक्षा 1 या कक्षा 2। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने पर जो भी एटॉमिक परमाणु है या जो भी परमाणु है वह स्थायी होने के लिए वापस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी का उपयोग करते हुए ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़कर ATP का निर्माण
कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर NADPH2 का भी निर्माण होगा। मतलब लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ATP या NADPH2 या स्वांगीकालीन ऊर्जा या एसिमिलेटरी पावर को बनाते हैं। और यही ऊर्जा फिर जो डार्क रिएक्शन होगी वहाँ पर CO2 को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए काम आएगी। CO2 का किसमें कन्वर्ट करना होगा हमें, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाना है, ग्लूकोज या फूड बनाना है। तो फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। और CO2 को इन एनर्जी के द्वारा ATP व NADPH2 के द्वारा अपचयित करते हैं। क्योंकि इसमें क्या जोड़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन व H+ जोड़ेंगे, जिसके कारण फाइनली ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मैंने अभी यहाँ पर बताया थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहे थे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जितने भी जो प्रकाश संश्लेषी सजीव पाए जा रहे हैं उनमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अगर चेंज करना है तो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी। इनमें से जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट वह मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। जबकि जो अन्य पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, जैसे कैरोटीनॉल से, जेंटोफिल से, ल्यूटीन है, ऐसे जितने भी जो पिगमेंट होंगे वो किसका कार्य करेंगे, यहाँ पर सहायक पिगमेंट का या एक्सेसरी पिगमेंट का। मतलब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को देने का कार्य करते हैं। और जो सहायक पिगमेंट होते हैं एक अदर कार्य भी करते हैं। जैसे पादपों में जो विभिन्न फोटोट्रोपिक मूवमेंट होती है, प्रकाशानुवर्ती गतियाँ, जिसे सूर्य के प्रकाश से दूसरी ओर मुड़ जाना, या फिर जो पादप की जो कहानियाँ होती है जैसे सर्पिलाकार रूप में अरेंज हो जाना, या अन्य टेंसिल्स होते हैं वही रूप में अरेंज हो जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो फोटोट्रोपिक मूवमेंट होती है जिसकी सूरजमुखी में पाई जाती है, वह भी किनकी मध्यस्थता से संपन्न होती है, सहायक या एक्सेसरी पिगमेंट के द्वारा ही संपन्न की जाती है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा यहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकोइड होता है उसके मेम्ब्रेन में जैसे हुए रहते हैं। या फिर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जैसे क्रोमेटोफोर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, क्रोमेटोफोर में भरे हुए रहते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो क्लोरोफिल, एक कैरोटीनॉइड और एक हाइपोफिलिस। और एक और डिस्कवर किया जा चुका है, उसे कहा जाता है टेरिकेन। के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी इसकी डिस्कवरी चल रही है। तो जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है, अभी तक 9 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट खोजे जा चुके हैं। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इसी प्रकार बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, अगला है बैक्टीरियो ब्रीडिंग,
या बैक्टीरियोविरिडिन 650। तो कितने हुए क्लोरोफिल पिगमेंट? एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, 5 तो ये होंगे। एक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, 2 ये हो गए, 7 हो गए। एक है बैक्टीरियोविरिडिन 650, बैक्टीरियोविरिडिन 660। तो कुल टोटल कितने हो गए? 9 क्लोरोफिल पिगमेंट्स हो चुके हैं। या इनका दूसरा नाम है देखिए तो क्लोरोबियम क्लोरोफिल। जो बैक्टीरियोविरिडिन है इसे क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसका क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650। तो ये 9 प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट हो चुके हैं। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है ये क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब सार्वत्रिक वर्णक है जो बैक्टीरिया के अतिरिक्त पूरे प्लांट किंगडम में पाया जाता है। केवल एक्सेप्ट किसमें होगा? ये बैक्टीरिया में। उसके अलावा एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में सभी में यह पिगमेंट प्रेजेंट होगा। इसी कारण इसे यूनिवर्सल पिगमेंट की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार जो क्लोरोफिल बी है यह भी कुछ एल्गी को छोड़कर क्लोरोफिल ए के साथ हमेशा ही पाया जाएगा। जहाँ पर क्लोरोफिल ए मिलेगा वहाँ पर भी क्लोरोफिल बी मिलेगा, केवल कुछ एल्गी को छोड़कर। उसी प्रकार जो क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई है ये किसमें पाए जाते हैं? एल्गी के अंतर्गत या शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से भी जो क्लोरोफिल सी है यह पाया जाता है भूरे शैवालों में। क्लोरोफिल डी है वह लाल शैवालों में या रेड एल्गी में पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल ई है वह जेंटोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। जेंटोफाइसी इसे वाउचेरिया, इनमें क्लोरोफिल ई मिलेगा आपको। उसी प्रकार जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए है और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है और बैक्टीरियोविरिडिन 650 या क्लोरोबियम क्लोरोफिल 660 और बैक्टीरियोविरिडिन 650 या क्लोरोबियम क्लोरोफिल 660, ये जो चारों ही जो पिगमेंट्स है ये किनमें पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो दोबारा से देखना, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये 9 प्रकार के डिस्कवर हुए हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियोविरिडिन 650, क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 और 9th है बैक्टीरियोविरिडिन 650, क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल पिगमेंट है क्योंकि ये बैक्टीरिया के अतिरिक्त समस्त प्लांट किंगडम में पाया जाता है। क्लोरोफिल भी केवल कुछ एल्गी को छोड़कर हमेशा क्लोरोफिल ए के साथ मिलेगा। क्लोरोफिल सी, डी, ई लेकिन में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, जिनमें से क्लोरोफिल सी है ये भूरे शैवालों में पाया जाता है, क्लोरोफिल डी है ये एल्गी सॉरी लाल शैवालों में पाया जाता है और क्लोरोफिल ई है वह जेंटोफाइसी इसे वाउचेरिया में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं ये केवल कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं मतलब वाटर में घुलेंगे। अगर इनको घोलना होगा तो यहाँ पर विलायक के रूप में किसका यूज किया जाएगा? या तो एल्कोहल का यूज किया जाएगा या ईथर का यूज किया
इसके बाद हम क्लोरोफिल की संरचना की बात करते हैं। भाई संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो हमारा इसी के अंदर जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? क्लोरोफिल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल की जो संरचना का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो 3 साइंटिस्टों के द्वारा किया गया था। एक तो था विल्स टाटर, एक स्टाहल और अगला है फिशर। कौन कौन है? विल्स टाटर, स्टाहल और फिशर। उन्होंने 1912 में क्लोरोफिल की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया था। उन्होंने बताया था कि जो क्लोरोफिल का जो अणु है वह हेड व टेल 2 भागों में विभाजित होता है और इसके जो हेड होता है इसे पोरफाइरिन हेड कहा जाता है, जबकि टेल वाला जो पार्ट होता है उसे कंट्रोल टेल कहा जाता है। इसके अगर हेड वाले भाग की बात करें तो हेड वाले भाग में 4 पाइरोल बलें पाई जाती है जो आपस में मिथाइल बॉन्डों के द्वारा बंधी हुई जाती है। जैसे एक पाइरोल बले ये है, ये वाली, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये वाली है। ये आपस में यहाँ पर क्या है? मिथाइल बॉन्ड है। उन मिथाइल बॉन्ड के द्वारा यह आपस में जुड़ी हुई रहती है। और जो प्रत्येक जो पाइरोल बले होती है उसमें प्रत्येक पाइरोल बले में क्या होते हैं? 5 परमाणु होते हैं या 5 प्रोटॉन होते हैं, जिनमें 4 तो कार्बन होंगे, एक कार्बन ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक नाइट्रोजन होगा। तो जो प्रत्येक पाइरोल बले हैं इसमें क्या होंगे? 4 तो कार्बन होंगे प्लस एक नाइट्रोजन होगा और इसके हेड को कहा जाता है पोरफाइरिन हेड। मतलब ये चारों ही पाइरोल बले आपस में मैग्नेटिक बॉन्डों के द्वारा जुड़कर किसके निर्माण करती है? क्लोरोफिल के पोरफाइरिन हेड का निर्माण करती है। और जो चारों ही ये पाइरोल बले दिख रही है आपको, इनसे सभी से ही आपको एक साइड चेन, कार्बन की साइड चेन देखने को मिलेगी। जैसे इस पाइरोल बले से ये वाली साइड चेन जुड़ी हुई है, इस वाली से ये दोनों जुड़ी हुई है, इस वाली से यहाँ पर ये जुड़ी हुई है और इस वाली से यहाँ पर ये जुड़ी हुई है। परंतु जो छोटी जो पाइरोल बले होती है इससे जो कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है वह एल्कोहलिक नेचर की होती है तथा काफी लंबी होती है। इसी कारण इसे फाइटोल टेल कहा जाता था और ये क्लोरोफिल की टेल वाले भाग का निर्माण करती है और ये काफी लंबी होती है। तो ये थी क्लोरोफिल की संरचना। अब यहाँ पर आपको जो सेकंड पाइरोल बले दिख रही है, यहाँ पर मैंने एक एक्स लिख रखा है। इस एक्स का मतलब क्या है? अगर ये क्लोरोफिल ए होगा तो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अगर क्लोरोफिल बी होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। या फिर कोई अन्य क्लोरोफिल अणु होगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ इसमें चेंजेस होगा। तो ये थी क्लोरोफिल की संरचना। दोबारा से देखते हैं इसे, वापस से मैं समझा देता हूँ मैं आपको। जो क्लोरोफिल की जो संरचना होती है इसकी स्टडी सर्वप्रथम 1912 में विल्स टाटर, स्टेहल और फिशर के द्वारा की गई थी। उनके अनुसार यह बताया गया था कि जो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होता है वह हेड तथा टेल 2 भागों में से मिलकर बना होता है। मतलब हेड व टेल दोनों ही पार्ट्स में पाए जाएंगे और ये दिखने में कैसा होगा? एक टेनिस के रैकेट के समान होगा। जैसे आपने देखा होगा जो टेनिस का रैकेट होता है ऐसा होता है ना, वैसे ही इसकी संरचना दिखाई देती है। तो इसकी तुलना किससे की गई है? टेनिस के रैकेट से की गई है। और जो इसके जो हेड वाला पोर्शन होगा इसमें 4 पाइरोल बले पाई जाती हैं और जो चारों ही पाइरोल बले किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? मैग्नेटिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है और मैग्नेटिक बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़कर एक पोरफाइरिन हेड का निर्माण करती है। अगर हम प्रत्येक पाइरोल बले की बात करें तो प्रत्येक पाइरोल बले में 5 परमाणु होते हैं, जिनमें से 4 कार्बन परमाणु होते हैं और एक नाइट्रोजन परमाणु होते हैं।
2 3 4 तो कार्बन और एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। ऐसा आपको चारों में ही देखने को मिलेगा। और जो चारों ही जो पाइरोल वाले हैं इनसे साइड चेन जुड़ी हुई रहती है, जो कि कार्बन से मिलकर बनी हुई रहती है। मतलब चारों ही पाइरोल वाले से साइड चेन देखने को मिलेगी, जो कार्बन की श्रृंखला से बनी कार्बन की श्रृंखलाएं होती है। इसके बाद अब इस थ्रेड के मध्य में एक नॉन आयनिक मैग्नीशियम परमाणु उपस्थित होता है, जो नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पर संबंधित रहता है। तो ये थी इसके पोर्फाइरिन हेड की संरचना। इसके बाद अगर हम पाइरोल टेल की बात करें तो इसकी जो चौथी पाइरोल वलय होती है, इससे लंबी कार्बन की चेन जुड़ी हुई रहती है, जो कि एल्कोहलिक नेचर की होती है, जिसे पाइरोल टेल कहा जाता है। और ये काफी लंबी होती है। इसी कारण जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो टेनिस रैकेट के समान दिखाई देता है। और आपको जो इसका पोर्फाइरिन हेड है, यहाँ पर एक X परमाणु दिख रहा होगा। इस X का मतलब है अगर यहाँ पर X के स्थान पर अगर CH3 होगा तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो किसका होगा? क्लोरोफिल A का होगा। इसी प्रकार अगर ये X के स्थान पर अगर CHO होगा तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब जो क्लोरोफिल A है और क्लोरोफिल B है, इनके रासायनिक सूत्र भी लिख लीजिए आप। तो जो क्लोरोफिल A का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C15 H72 O5 N4 और मैग्नीशियम आयन। इसी प्रकार जो क्लोरोफिल B है उसका है C55 H70 O6 N4 N3। तो देख लीजिए, जैसे ही हमने क्लोरोफिल के A के CH3 के स्थान पर CHO लिखा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो गए, तो यहाँ पर 72 की जगह 70 हो गए। और इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, तो यहाँ पर O5 की जगह O6 हो गए। तो केवल यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो क्लोरोफिल B है उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? क्लोरोफिल A के द्वारा होती है। मतलब अगर क्लोरोफिल A का अगर इसका जो CH3 है अगर इसमें हम ऑक्सीकरण करवा दें, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर अगर ऑक्सीजन को जोड़ दें तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये क्लोरोफिल B में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने रिएक्शन भी पढ़ी होगी, इसे अगर CH3 को ऑक्सीकरण करना है तो पहले तो इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? CH2OH में। फिर बाद में इसका और ज़्यादा ऑक्सीकरण करेंगे तो OH प्लस और हट जाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। पहले तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इक्वली ग्रुप OH ग्रुप जोड़ेंगे, मतलब C2H5 OH से क्रिया करवाएंगे इसकी, किसी से भी क्रिया करवाएंगे इसके कारण OH ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर इसका रिडक्शन करवा देंगे जिसके कारण ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्लोरोफिल A के ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल B की उत्पत्ति होती है। तो ये थी इसकी संरचना। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, जो क्लोरोफिल A और जो क्लोरोफिल B होते हैं ये ब्लू, वायलेट, ऑरेंज और रेड, मतलब नीले, बैंगनी और नारंगी और लाल रंग में मैक्सिमम अवशोषण दर्शाते हैं। और जो ग्रीन और जो येलो लाइट होती है, हरी और पीली लाइट, इसमें ये मिनिमम एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। अगर क्लोरोफिल A के कलर की बात करें, भाई ये कलर में कैसा दिखाई देता है, तो जो क्लोरोफिल A है उसका कलर हरे रंग का होता है और जो क्लोरोफिल B होता है वह जैतून कलर का या ओलाइव कलर का दिखाई देता है। तो जो क्लोरोफिल A होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का, और जो क्लोरोफिल B होता है वह ओलाइव या जैतून कलर का दिखाई देता है। और जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से है, क्लोरोफिल A वह ब्लू, वायलेट, ऑरेंज और रेड, इसमें मैक्सिमम अवशोषण दर्शाएगा। और येलो जो लाइट होती है, येलो और ग्रीन, उसमें मिनिमम अवशोषण दर्शाएगा। तो ये थी क्लोरोफिल की संरचना। अब इसके बाद देखेंगे कि भाई क्लोरोफिल का अवशोषण क्लोरोफिल का संश्लेषण कैसे होता है। अगर हम क्लोरोफिल के संश्लेषण की बात करें, भाई क्लोरोफिल का संश्लेषण
कैसे होता है। तो जो क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है वो होता है एक तो सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन के द्वारा। सक्सिनाइल कोएंजाइम कहाँ पर बनता है, रेस्पिरेशन में आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी। तो क्रेब्स साइकिल का जो एक इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम तथा ग्लाइसिन, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर एक इंटरमीडिएटरी कंपाउंड के रूप में बनता है। ये दोनों ही आपस में मिलकर विभिन्न चरणों में होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टेप आएगी जो हमें नहीं पढ़नी है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन ये विभिन्न चरणों में होते हुए अंततः क्या किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोक्लोरोफिल का या प्रोटोक्लोरोफिलाइड का निर्माण करते हैं। और यही जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड है या प्रोटोक्लोरोफिल है ये लाइट की उपस्थिति में अपचयित होकर क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो क्लोरोफिल बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्लोरोफिल ए बनेगा सर्वप्रथम। और जो क्लोरोफिल ए है इसमें फिर से एस्टरीकरण की प्रोसेस होगी या इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके कारण क्लोरोफिल बी बनेगा। और फिर क्लोरोफिल बी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन, जिससे विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल बन जाएंगे, जैसे क्लोरोफिल सी का निर्माण, क्लोरोफिल डी, ऐसे विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल का निर्माण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोक्लोरोफिल का या प्रोटोक्लोरोफिलाइड का निर्माण करते हैं। और यह लाइट की उपस्थिति में अपचयित होकर, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़ जाएंगे, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। और इसका रिडक्शन होते ही ये किसमें चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल ए में चेंज हो जाएगा। और क्लोरोफिल ए में एस्टरीकरण की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा, क्लोरोफिल बी बनेगा। और क्लोरोफिल बी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिसके कारण क्लोरोफिल सी, डी, ई ऐसे बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने ये लाइट ली है, ये लाइट की आवश्यकता केवल एंजियोस्पर्म में ही होती है। एंजियोस्पर्म में ही हमें क्लोरोफिल ए के निर्माण के लिए लाइट चाहिए। एंजियोस्पर्म में भी 2 अपवाद है, एक तो निलंबियस और एक सिक्लस। एक तो निलंबियम और एक सिट्रस प्लांट को छोड़कर समस्त एंजियोस्पर्म में लाइट की आवश्यकता होती है। और जो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, और जो ग्रीन एल्गी है और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उसमें हमें क्लोरोफिल ए के निर्माण के लिए डार्क कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। डार्क कंडीशन मतलब लाइट नहीं चाहिए, डार्क में भी यह अपचयित हो जाएगा और क्लोरोफिल का निर्माण हो जाएगा। तो दोबारा से देखना है इसे, क्लोरोफिल का जो संश्लेषण कैसे करता है, क्रेब्स साइकिल में बनने वाले सक्सिनाइल कोएंजाइम तथा ग्लाइसिन के संयोजन से किसका निर्माण होगा, प्रोटोक्लोरोफिल या प्रोटोक्लोरोफिलाइड का निर्माण होगा। जो एंजियोस्पर्म में तो लाइट की उपस्थिति में अपचयित होकर क्लोरोफिल ए का निर्माण करेगा, जबकि जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है उसके लिए यहाँ पर डार्क कंडीशन की आवश्यकता होगी और डार्क कंडीशन में अपचयित होकर क्लोरोफिल ए बन जाएगा। फिर क्लोरोफिल जो ए है इसमें एस्टरीकरण की प्रोसेस होगी, जिसके कारण क्या बनेगा, क्लोरोफिल बी बनेगा। और क्लोरोफिल बी में फिर रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिसके कारण क्लोरोफिल सी, डी, ई जैसे क्लोरोफिल बन जाएगी। तो ये था क्लोरोफिल का संश्लेषण। अब इसके बाद हमारा सेकंड पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स, क्योंकि क्लोरोफिल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सेकंड है कैरोटीनॉइड्स। इसकी जो डिस्कवर किया गया था, इसकी जो खोज की गई थी वो बैकेनरोडर नामक साइंटिस्ट के द्वारा केरल के राज्य में खोजा गया था। इसी कारण इन्हें कैरोटीनॉइड्स कहा जाता था। अब ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ये फैटी या वसीय कंपाउंड होते हैं, वसीय यौगिक होते हैं।
जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसी में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा जैसे लाइकोपीन में, या जो केरोटीन होते हैं जिनमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, जबकि जो केरोटीनॉल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ये वसीय यौगिक होते हैं केरोटीनॉइड्स। अब जो ये बने किसके होते हैं? अब ये बने होते हैं आइसोप्रेन यूनिट से। मतलब आइसोप्रेन जो यूनिट्स होते हैं ये बारंबार रूप से जुड़कर इन केरोटीनॉइड्स का निर्माण करती है। ये काफी लंबे लंबे कंपाउंड होते हैं जो दो इसमें भी दो यूनिट्स होती है। जैसे एक यूनिट तो ये यहाँ से ये आइसोप्रेन यूनिट की बारंबारता है, इसी तरह एक यूनिट इधर से आएगी और यहाँ पर भी आइसोप्रेन यूनिट की बारंबारता है। और यहाँ पर ये क्लोरोफिल, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और इनसे कुछ ना कुछ CH3 ग्रुप भी आपस में जुड़े हुए होंगे। मतलब इनमें हाइड्रोजन की दो लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है जो कार्बन 15 और इधर से भी कार्बन 15 डेज तक जाती है, और ये वाले कार्बन भी आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और इनमें प्रत्येक कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे ही इधर भी पाया जाएगा। और यहाँ पर कार्बन कार्बन 15 डेज के मध्य इसकी जो दोनों ही इकाइयाँ हैं ये आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक कार्बन के मध्य भी यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये थी केरोटीनॉइड्स की संरचना। अब जो ये केरोटीनॉइड्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो केरोटीन, एक जेंथोफिल। ये जो केरोटीन होते हैं ये केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं और रेड कलर के होते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन केरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है। केरोटीन किससे बने होते हैं? केवल कार्बन, हाइड्रोजन से। इसी कारण इन्हें हाइड्रोजन केरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है। और इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? लाइकोपीन, अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, गामा केरोटीन। तो ये चार एग्जाम्पल है इसके केरोटीन के। लाइकोपीन, अल्फा केरोटीन, बीटा केरोटीन, गामा केरोटीन। इसी प्रकार जो केरोटीनॉइड्स का जो अगला प्रकार है वह है जेंथोफिल्स या केरोटीनॉल्स। अब जो ये जेंथोफिल्स या केरोटीनॉल्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और ये कैसे कलर के होते हैं? या तो येलो कलर के या ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और ये उच्च पादपों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। केरोटीन तो कम मिलेंगे परंतु जो जेंथोफिल की जो मात्रा है वह काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दोबारा से देखना कि जेंथोफिल होते हैं किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कलर कौन सा है इनका? येलो या ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इनके कंपैरिजन में केरोटीन के अपेक्षा ये ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो वाइलोजेंथिन, एक जेंथो वाइलोजेंथिन, एक जियाजेंथिन, ल्यूटीन और क्रिप्टोजेंथिन। एग्जाम्पल है वाइलोजेंथिन, जियाजेंथिन, ल्यूटीन व क्रिप्टोजेंथिन। अब जो ये केरोटीनॉइड्स हैं यह प्लांट्स में करते क्या है? तो जो ये केरोटीनॉइड्स होते हैं ये किसका कार्य करते हैं? सहायक पिगमेंट का कार्य
करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल होता है वह तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और बाकी के जो पिगमेंट होंगे वो किसका कार्य करेंगे, सहायक पिगमेंट का कार्य करेंगे। सहायक पिगमेंट का मतलब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। और दूसरा कार्य क्या है इनका, एक फोटोट्रोपिक मूवमेंट या प्रकाशानुवर्ती गतियां, मतलब जो पादपों में जो प्रकाश के प्रति जो जितनी भी गतियां होती हैं, जैसे सूरजमुखी का जो पुष्प होता है वह सूर्य से दूर की ओर मुड़ जाता है, या जो सूरज है सूरज के सामने झुक जाता है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट हो रही है। उसमें भी ये कैरोटीनॉइड्स या सहायक पिगमेंट हेल्प करते हैं। और एक कार्य यह भी है इनमें, जो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का कार्य भी, फोटो ऑक्सीडेशन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अगर ज्यादा प्रकाश आएगा क्लोरोफिल के ऊपर तो क्लोरोफिल का अपघटन हो सकता है, तो इसको बचाने के लिए भी जो कैरोटीनॉइड्स है यह हेल्प करते हैं। मतलब क्लोरोफिल अणु को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, कैरोटीनॉइड्स के द्वारा किया जाएगा। तो ये थे कैरोटीनॉइड्स। अब इसके बाद हमारा अगला पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, तो फाइकोबिलिन्स के बारे में तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ रखा है। किसमें पाए जाते हैं ये, या तो रेड एलगी में पाए जाते हैं या ब्लू ग्रीन एलगी में पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो फाइकोसाइनिन एक फाइकोइलेक्ट्रिन। फाइकोसाइनिन किसमें पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी में। फाइकोइलेक्ट्रिन किसमें पाए जाते हैं, रेड एलगी में। और वहां पर ये किसका कार्य करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का कार्य करते हैं और कलर भी प्रदान करते हैं। क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एलगी या नीला से बात होते हैं वहां पर पाए तो वे दोनों ही जाते हैं, फाइकोइलेक्ट्रिन भी पाया जाएगा, फाइकोसाइनिन भी पाया जाएगा, परंतु जो फाइकोसाइनिन है उसकी मात्रा ब्लू ग्रीन एलगी में ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण नील वाली सेवालों का जो नीला कलर होता है वो फाइकोसाइनिन के कारण ही होता है। और ये फाइकोसाइनिन लाइट एनर्जी को कैप्चर भी करता है और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इसी प्रकार जो रेड एलगी होती है इसमें क्या पाया जाता है, फाइकोइलेक्ट्रिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। पाया तो फाइकोसाइनिन भी जाएगा, परंतु फाइकोइलेक्ट्रिन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, जिसके कारण एलगी का कलर रेड या लाल होगा। और ये भी लाइट एनर्जी को कैप्चर करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रदान करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये भी किसका कार्य करते हैं, सहायक पिगमेंट का या एसेसरी पिगमेंट का कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे पिगमेंट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तीनों प्रकार के पिगमेंट पढ़ते हैं, एक तो क्लोरोफिल, एक कैरोटीनॉइड्स, एक फाइकोबिलिन्स। और ये तीनों ही जो प्रकार के पिगमेंट हैं ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं उसमें लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उससे क्या बनाएंगे, एसिमिलेटरी पावर एटीपी या NADPH2 का निर्माण करेंगे। थैंक यू।